हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रवीण कुमार बागड़े एंड आज हम पढ़ेंगे दोस्तों इंटरनेट का तथ्यसार। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इंटरनेट के 2 वीडियोस मैंने पहले ही अपने इस चैनल पर अपलोड कर दिया है दोस्तों। तो दोस्तों इस समय में इंटरनेट का यूज़ सभी लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, वर्तमान समय में हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक ऐप को मतलब कि प्ले स्टोर से हटा दिया है दोस्तों। तो बहुत सारे लोग जो है जो टिकटॉक पर अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करते थे, उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोग जो है यूट्यूब पर आए और हमारे इन चैनलों को देखें और ऑनलाइन स्टडी करें और अपने नेट का सुलाभ कमाएं। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं आज अपना टॉपिक। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इंटरनेट का तथ्यसार। तो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको ध्यान से देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी बीच में नहीं छोड़ना है। और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। तो बात करते हैं दोस्तों अपने पहले फैक्ट की। तो पहला फैक्ट है दोस्तों, इंटरनेट की उत्पत्ति खोजी जा सकती है। तो इंटरनेट की उत्पत्ति यानी कि द ओरिजिन ऑफ इंटरनेट, मतलब कि इंटरनेट की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो इंटरनेट की उत्पत्ति हुई दोस्तों अर्पानेट से। अर्पानेट जो होता है दोस्तों, ये विश्व का पहला सर्किट स्विचिंग नेटवर्क था, जिसका पूरा नाम कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। इसका पूरा नाम होता है दोस्तों एडवांस प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये अमेरिका के रक्षा अनुसंधान द्वारा डेवलप किया गया एक नेटवर्क था, जिसे कि अमेरिकन आर्मी ने यूज किया था। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेट क्या है। तो सेकंड फैक्ट है इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट जो है वो कंप्यूटर पर आधारित सूचनाओं का अंतर्राष्ट्रीय तंत्र है, मतलब कि द इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन कंप्यूटर। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों तीसरे फैक्ट की। तो तीसरा फैक्ट है साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। तो दोस्तों ये नेटवर्क की इंटरनेट की डेफिनेशन दी गई है कि नेटवर्कों के नेटवर्क को क्या कहा जाता है। तो वो दोस्तों इंटरनेट कहा जाता है। चौथा है दोस्तों फैक्ट कि सूचना राजपथ यानी इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहते हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया दोस्तों, सूचना का राजपथ जो है वो इंटरनेट को कहा जाता है। पांचवा फैक्ट है दोस्तों आपका, नेक्स्ट फैक्ट है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी किसके विकास के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों ये पहला सर्किट स्विचिंग नेटवर्क है और ये इंटरनेट के विकास के लिए उत्तरदायी है। इसके बाद में आईएसपी का तात्पर्य है। तो दोस्तों यहाँ पर आईएसपी का एब्रीवेशन पूछा है, संक्षिप्त अक्षर या फुल फॉर्म पूछा है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं दोस्तों, एक कंपनी होती है जो क्या करती है, इंटरनेट सेवा देती है, जिसके लिए हमें शुल्क चुकाना पड़ता है। जैसे कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत किया था 15 अगस्त 1995 को बीएसएनएल ने। तो बीएसएनएल एक आईएसपी है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, एक संगठन जो व्यक्तियों और संस्थाओं को इंटरनेट से जुड़ने और अन्य संबंधित सेवाओं को एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है। तो दोस्तों ये आईएसपी होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि बीएसएनएल, जियो, वोडाफोन, आइडिया, ये सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, W3C का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों W3C का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है, मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब संस्था को कंसोर्टियम कहा जाता है दोस्तों। तो इसके बाद में है दोस्तों टेलनेट है। तो टेलनेट क्या है दोस्तों, टेलनेट एक प्रोटोकॉल है जो कि एक टेस्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। इसका फुल फॉर्म कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। इसका पूरा नाम होता है टेलीटाइप नेटवर्क। तो टेलनेट का पूरा नाम होता है दोस्तों टेलीटाइप नेटवर्क। और यह प्रोटोकॉल जो होता है ये दूर स्थित कंप्यूटर में के सॉफ्टवेयर में लॉगिन करने और दूर स्थित कंप्यूटर के रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस प्रोटोकॉल का यूज़ रिमोट लॉगिन के लिए यानी सुदूर संवेदन के लिए किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। तो वेबसाइट एड्रेस एक ऐसा यूनिक नाम है जो वेब पर पहचान करता है। तो वेबसाइट एड्रेस काय की पहचान करता है दोस्तों, किसी खास लिंक या वेबसाइट की। तो यहाँ पे एक नया वर्ड आया है दोस्तों, वेबसाइट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेबसाइट। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ multiple web pages that are also contained many multimedia information like a text, video, audio, graphics and many hyperlinks। इसके बाद में मैं आपको एक वेबसाइट का नाम बताऊंगा दोस्तों। जैसे एक वेबसाइट है दोस्तों, जैसे www.mpionline.com। तो दोस्तों MP ऑनलाइन की ये वेबसाइट है। ऐसे ही बहुत सारी वेबसाइट होती है, जैसे www.gmail.com। तो ये ईमेल के लिए वेबसाइट है। ऐसे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर वेबसाइट डिजाइन की जाती है दोस्तों। आप भी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, हर कोई वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों वेबसाइट को डिजाइन करने वाले को वेब डेवलपर कहा जाता है। ये भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, HTTP का विस्तारित रूप है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि HTTP जो होता है ये प्रोटोकॉल होता है जिसका पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो हाइपर टेक्स्ट
ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। तो हाइपर टेक्स्ट क्या होते हैं? हाइपर टेक्स्ट जो होते हैं वो किसी वेबसाइट के वेब पेज को ओपन करने पर जो नीले कलर के वर्ड दिखाई देते हैं, जिन पर क्लिक करने पर एक नई लिंक खुलती है, हाइपर टेक्स्ट कहलाते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार के वेब पेजेस को वेब सर्वर से वेब ब्राउजर तक यानी क्लाइंट के कंप्यूटर तक ट्रांसफर करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है या रिक्वेस्ट करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहलाता है दोस्तों। इसके बाद में हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है दोस्तों, इसका प्रयोग वेब ब्राउजर द्वारा वेब सर्वर से रिक्वेस्ट करने के लिए किसी डॉक्यूमेंट की किया जाता है। इसके बाद में इंटरनेट में प्रयोग होता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि वर्तमान समय में जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा पैकेट स्विचिंग का यूज होता है, क्योंकि इंटरनेट में जो भी मैसेज जाता है उसे कई पैकेटों में तोड़ करके वायरलेस मीडिया के माध्यम से भेजा जाता है। तो इसे पैकेट स्विचिंग कहा जाता है दोस्तों। ये वायरलेस मीडिया का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, एफटीपी से क्या तात्पर्य है, मतलब कि एफटीपी का पूरा नाम पूछा है। तो एफटीपी का पूरा नाम होता है दोस्तों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है, कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एफटीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो एफटीपी प्रोटोकॉल का कार्य दो कामों में किया जाता है दोस्तों, एक अपलोडिंग में और दूसरा डाउनलोडिंग में। तो अपलोड और डाउनलोड के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है उसे एफटीपी प्रोटोकॉल कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों इंटरनेट में आईपी का क्या अर्थ है। तो आईपी जो होता है दोस्तों वो आईपी एड्रेस से रिलेटेड है और आईपी का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, इंटरनेट का जो मानक प्रोटोकॉल होता है वो टीसीपी आईपी होता है। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम का मोस्टली फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन है दोस्तों, जो बहुत बार पूछा जा चुका है। इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट फैक्ट बताऊंगा दोस्तों, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच सूचनाओं के संप्रेषण करने का ऐसा समझौता जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे इनडायरेक्टली आपको प्रोटोकॉल की डेफिनेशन दिया हुआ है, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन करने के लिए समझौता जो यह बताता है, मतलब कि नियमों का समूह यानी कि सेट ऑफ रूल्स को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों प्रोटोकॉल कहा जाता है और प्रोटोकॉल की डेफिनेशन तो आपको पता ही है, फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं और हमारे वीडियोस को देखते हैं, तो मैं उनके लिए बता रहा हूं। द प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न कम्युनिकेशन दैट आर मेनी प्रोटोकॉल्स आर अवेलेबल इन इंटरनेट, जैसे HTTP, FTP, PPP और POP3, इस तरह के बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं दोस्तों जिनका यूज इंटरनेट में डेटा कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है और इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल TCP/IP होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, प्रोटोकॉल का समूह जो डेटा पैकेट को इंटरनेट पर एक ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है। तो ऐसा प्रोटोकॉल जो होता है दोस्तों वो TCP/IP प्रोटोकॉल कहा जाता है। TCP/IP प्रोटोकॉल जो होता है वो इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल होता है, जिसमें TCP प्रोटोकॉल को कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहा जाता है और IP प्रोटोकॉल जो होता है वो सेंडर और रिसीवर के IP पते को बताता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पे जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा ट्रांसफर किया जाता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा ट्रांसफर करने के लिए HTTP प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है दोस्तों। इसका पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, मतलब मानक प्रोटोकॉल होता है TCP/IP। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, WWW का पूरा नाम क्या है। तो WWW का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है दोस्तों। इसे डेवलप करने का जो श्रेय है वो टिम बर्नर्स-ली को जाता है। उन्होंने 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने WWW का आविष्कार किया था दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। तो नेक्स्ट फैक्ट है कंप्यूटर के उस विशाल नेटवर्क को क्या कहते हैं जो विश्व के लाखों करोड़ों कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। तो दोस्तों विश्व के लाखों करोड़ों कंप्यूटर को जोड़ने वाले नेटवर्क को WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये सूचनाओं का सुपरसेट होता है, जिसमें हम विश्व के लाखों करोड़ों सर्वरों पर रखे हुए डेटा को आपस में हाइपरलिंक के माध्यम से जोड़ देते हैं और कोई भी क्लाइंट कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है नेटवर्क के माध्यम से किसी भी डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, किसी वेब पेज पर स्थित वह शब्द जिस पर क्लिक करने से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट या वेब पेज खुलता है कहलाता है, वो होता है दोस्तों हाइपरलिंक। हाइपरलिंक जो होता है दोस्तों, इसकी विशेषता ये होती है कि जब आप माउस का कर्सर इस पर ले जाते हैं तो वो हाथ के पंजे के निशान में बदल जाता है दोस्तों। तो इससे हम समझ जाते हैं कि इस लिंक पर क्लिक करने से एक नया वेब पेज खुलेगा। इसके बाद में मैं आपको आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। तो किस भाषा में बनाया गया डॉक्यूमेंट को वेब पेज पर प्रकाशित किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो वेब पेज डिजाइन किए जाते हैं वो उसके लिए HTML भाषा का प्रयोग किया जाता है। और HTML भाषा जो है दोस्तों, इसका आविष्कार जो है टिम बर्नर्स-ली ने किया था और हाइपर टेक्स्ट यानी HTML भाषा का विकास जो है 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने किया था और इसी भाषा में दोस्तों जो है वेब पेज प्रकाशित किए जाते हैं। इसके बाद में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट, HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है। तो दोस्तों टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है, जिसे कि नोटपैड।
इसके बारे में आपने सुना होगा दोस्तों। तो नोटपैड पे जाकर आप जो है अपना HTML प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं और उसके साथ से आप जो है डिज़ाइन के वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की, तो वेब पेज किस फॉर्मेट में लिखे और सेव किए जाते हैं। तो दोस्तों वेब पेज जो है किस फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, HTML फॉर्मेट में लिखे जाते हैं और HTML फॉर्मेट में ही सेव किए जाते हैं। तो HTML में जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं दोस्तों, जब हम उसे सेव करते हैं तो .htm या .html लगा के फाइल एक्सटेंशन लगा के सेव करते हैं दोस्तों, और उसे फिर हम किसी भी वेब ब्राउजर में जाकर ओपन करके अपने द्वारा डिजाइन किए गए वेब पेज को देख सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट फैक्ट बताऊंगा दोस्तों, WWW के आविष्कारक कौन है। तो WWW के जो आविष्कारक है दोस्तों वो टिम बर्नर्स-ली है। इन्होंने 1989 में WWW का आविष्कार किया था। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट है HTML का प्रयोग कर बनाए गए डॉक्यूमेंट का क्या लाभ है। तो दोस्तों HTML का प्रयोग कर बनाए गए डॉक्यूमेंट का लाभ है कि उस डॉक्यूमेंट को आप सभी ब्राउजर पर डिस्प्ले करके देख सकते हैं कि आप कोई भी, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, कोई भी वेब ब्राउजर में जाकर के आप उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो आपके द्वारा डिजाइन किया गया वेब पेज आप उसमें देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में HTML का पूरा नाम क्या है, तो वेरी सिंपल है दोस्तों, HTML का पूरा नाम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, शिक्षा संस्थान अपने वेबसाइट के डोमेन नेम में इसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों जो शिक्षा संस्थान होते हैं उनके डोमेन नेम को जेनेरिक डोमेन कहा जाता है दोस्तों। जेनेरिक डोमेन जो होते हैं वो किसी संस्थान से रिलेटेड होते हैं, जैसे .edu, .mil, .nic, .net, इस टाइप से जो होते हैं दोस्तों वो जेनेरिक डोमेन होते हैं और दूसरे कंट्री लेवल डोमेन होते हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे अपने वेबसाइट में शिक्षा संस्थान से रिलेटेड डोमेन नेम की, तो इसके लिए .edu एजुकेशनल वेबसाइट के लिए डोमेन नेम यूज किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट पर जाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है आपका इंटरनेट रिसोर्स की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए ब्राउजर किसका प्रयोग करता है। तो दोस्तों इंटरनेट में किसी भी डेटा, किसी भी जानकारी को अगर आपको एक्सेस करना है तो वो जानकारी किस सर्वर पे रखी है, उस सर्वर के रिसोर्स यानी संसाधन की लोकेशन को कनेक्ट करने के लिए हम ब्राउजर में URL का प्रयोग करते हैं दोस्तों। URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है अद्वितीय, रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन और लोकेटर का मतलब होता है स्थिति, मतलब कि वो इंटरनेट में किस कंप्यूटर पर वो जानकारी रखी हुई है उस जानकारी की अद्वितीय पते को पता लगाने के लिए URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का यूज किया जाता है। URL जो होता है दोस्तों उसमें हम जाकर किसी भी वेबसाइट या किसी भी लिंक का पता डाल सकते हैं दोस्तों, जिससे हम संबंधित कंप्यूटर पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की, तो प्रॉफिट बिजनेस यानी लाभ वाले व्यवसाय के लिए किस प्रकार के डोमेन नेम का प्रयोग किया जाता है। तो ये कॉमर्शियल वेबसाइट की बात हो रही है दोस्तों। कॉमर्शियल वेबसाइट के लिए जेनेरिक डोमेन नेम .com का प्रयोग होता है दोस्तों। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है सामान्यतः वेब एड्रेस स्थित होता है। तो वेब एड्रेस जो होता है दोस्तों वो वेबसाइट में या वेब ब्राउजर में URL में लिखा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट पे जाएंगे दोस्तों, एक विशिष्ट रूप से किसी वेबसाइट या वेब पेज की पहचान करता है। तो दोस्तों URL जो होता है हर वेबसाइट का अलग अलग होता है और हर वेब पेज का URL जो होता है वो अलग अलग होता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों URL क्या है। तो URL जो है वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी विशेष पेज या डॉक्यूमेंट का एड्रेस। तो पहला URL किसने बनाया था, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो पहला URL जो है वो टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों इंटरनेट में DNS का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पे DNS का सिंपली फुल फॉर्म पूछा दोस्तों। तो बेसिकली DNS का पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम होता है दोस्तों। मैंने आपको बताया कि इंटरनेट में क्या होता है, लाखों करोड़ों जो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं और उनके जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं। और जब हमें इंटरनेट में किसी भी जानकारी की जरूरत होती है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, किसी भी वेबसाइट का पता URL में लिखते हैं और URL में क्या होता है, डोमेन नेम होता है। और डोमेन नेम जो होता है दोस्तों वो किसी पर्सनल कंप्यूटर या विशेष कंप्यूटर या सर्वर का IP एड्रेस होता है। और IP एड्रेस को याद रखना बहुत ही कठिन कार्य होता है, इसीलिए हम डोमेन नेम सिस्टम के रूप में उन्हें अलॉट कर देते हैं दोस्तों। और जब हम किसी वेबसाइट का URL एड्रेस लिखते हैं तो डोमेन नेम क्या होता है, IP एड्रेस में कन्वर्ट हो जाता है और हमारा जो कंप्यूटर है एप्रोप्रिएट सर्वर से कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरह दोस्तों DNS सिस्टम का कार्य होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों DHCP का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों DHCP जो होता है ये डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ये उपकरण में स्वतः IP एड्रेस उपलब्ध करवाने के लिए होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों URL का विस्तारित रूप है। तो URL का पूरा नाम जो होता है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे, तो किसी संगठन के वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है। तो दोस्तों यहाँ पे बोला है कि .com जो है वो क्या बात को इंगित करता है। तो दोस्तों .com जो होता है वो किसी कॉमर्शियल वेबसाइट को इंगित करता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे दोस्तों, यदि किसी डोमेन नेम में आखिरी में edu.us है तो यह अमेरिका के एक शिक्षा संस्थान का
डोमेन नेम है दोस्तों। जैसे कि edu जो है वो यह इंगित कर रहा है कि यह एजुकेशनल वेबसाइट है, और यूएस जो है दोस्तों वो अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कंट्री डोमेन है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। तो यूआरएल में http://www. में http क्या होता है? तो दोस्तों http जो होता है वो एक प्रकार का ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जिसे कि प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर भी कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। तो वेबसाइट एड्रेस या यूआरएल एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर पहचान स्थापित करता है। वेबसाइट एड्रेस या यूआरएल एक यूनिक नाम होता है जो वेब पेज पर पहचान स्थापित करता है। काय की पहचान स्थापित करता है? किसी विशेष वेबसाइट की, यानी स्पेसिफिक वेबसाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूआरएल एड्रेस को यूज किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, इंटरनेट पर प्रत्येक डिवाइस के लिए यूनिक होता है तथा उस पर डिवाइस की पहचान करता है और गली का पता और घर की पहचान करता है। मतलब इंटरनेट पर किसी भी डिवाइस की लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, नेविगेट करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो आईपी एड्रेस का प्रयोग किया जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों। बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जो दोस्तों अपनी कार में क्या करते हैं, कार में जो होता है दोस्तों, यानी कि कार जो होती है दोस्तों, बहुत सारी ऐसी कारें होती है जिनमें क्या होता है कि जीपीएस सिस्टम लगाया जाता है दोस्तों। तो जीपीएस सिस्टम में क्या लगा होता है? जीपीएस सिस्टम में कुछ नहीं लगा होता दोस्तों। जीपीएस सिस्टम जो होता है उसमें एक चिप लगी होती है, जिसमें क्या होता है कि उसकी लोकेशन को आप जो है गूगल मैप पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, आप कार की लोकेशन को एवरी मिनट आइडेंटिफाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी कंप्यूटर में जब इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो उसके लिए एनआईसी कार्ड यूज़ करते हैं दोस्तों। तो एनआईसी कार्ड यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि प्रत्येक कंप्यूटर के लिए एक आईपी एड्रेस जनरेट होता है जो कि आईएसपी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो जब आईपी एड्रेस के द्वारा, जब आईएसपी के द्वारा किसी कंप्यूटर को आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों, तो उस कंप्यूटर की पूरी लोकेशन को एक्सेस कर लिया जाता है। तो दोस्तों आईपी एड्रेस के द्वारा हम किसी भी डिवाइस की लोकेशन का पता लगा सकते हैं कि वो पर्टिकुलर यूजर कहाँ पर है। जैसे अगर किसी व्यक्ति का मोबाइल गुम हो जाता है दोस्तों और आप उसको पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करवाते हैं, तो पुलिस में जो साइबर सेल वाले होते हैं दोस्तों, वो मोबाइल की लोकेशन को आईपी एड्रेस के आधार पर ही आइडेंटिफाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बताएंगे दोस्तों, सभी वेबसाइट तथा वेब पेज को आपने एक समयावधि में देखे होते हैं। सभी वेब पेज तथा वेब पेज को आपने एक समयावधि में देखे होते हैं की जानकारी मिलती है। मतलब कि अगर आपने दोस्तों किसी वेब ब्राउजर में बहुत सारी वेबसाइट और वेब पेज पे विजिट किया है और आपको यह जानकारी चाहिए कि हमारे वेब ब्राउजर में क्या क्या चीज़ें हमने सर्च मारा है, तो दोस्तों आप उसे वेब ब्राउजर की सर्च हिस्ट्री में या हिस्ट्री लिस्ट में जाकर देख सकते हैं दोस्तों, और आप जाके वहाँ से हिस्ट्री को क्लियर भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं दोस्तों जो अपनी सर्च हिस्ट्री को क्लियर कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, ब्राउजर है। तो ब्राउजर क्या है दोस्तों? इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर। मैंने आपको बहुत बार बताया दोस्तों कि इंग्लिश में आपको कमांड हासिल करना पड़ेगा, तभी आप कंप्यूटर की विभिन्न टर्मिनोलॉजी को समझ पाएंगे। इसके लिए आप जो है दोस्तों हिंदखोज डिक्शनरी भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्ले स्टोर में जाना, हिंदखोज टाइप करना, हिंदखोज डिक्शनरी आ जाएगा। ब्लू कलर का उसका आइकॉन होता है, उसे आप डाउनलोड करके बहुत सारी इंग्लिश को सीख सकते हैं दोस्तों। जब आप वहाँ पे ब्राउजर टाइप करोगे दोस्तों तो वहाँ पे आएगा खोजने वाला। तो दोस्तों ब्राउजर क्या होता है? खोजने वाला होता है। तो कंप्यूटर में ब्राउजर क्या है? खोजने वाला सॉफ्टवेयर है। मतलब कि इंटरनेट पर जानकारियों को खोजने वाला सॉफ्टवेयर वेब ब्राउजर कहलाता है। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है और ब्राउज का मतलब होता है दोस्तों खोजना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वेब सर्वर पर किसी वेबसाइट को देखने के लिए उपयोगकर्ता भेजता है। तो दोस्तों वेब सर्वर पर किसी वेबसाइट को देखने के लिए उपयोगकर्ता क्या भेजता है? रिक्वेस्ट भेजता है। किसको रिक्वेस्ट भेजता है दोस्तों? सर्वर को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट पे। विंडो एक्सप्लोरर है। तो विंडो का मतलब होता है दोस्तों खिड़की, और एक्सप्लोरर का मतलब होता है विस्तार करना। तो विंडो एक्सप्लोरर है खिड़की का विस्तार करना। तो दोस्तों एक्चुअल में विंडो एक्सप्लोरर क्या है? एक प्रकार का वेब ब्राउजर है। एक प्रकार का वेब ब्राउजर है जिसका उपयोग हम इंटरनेट पर जानकारियों को खोजने के लिए करते हैं। मतलब एक प्रकार का वेब ब्राउजर है, और वेब ब्राउजर का उपयोग जानकारियों को खोजने के लिए किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, किसी वेब पेज को रिलोड करने के लिए कौन सी कमांड का यूज़ किया जाता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जब आप इंटरनेट में वेब ब्राउजर चलाएंगे तो एक इस टाइप का सिम्बॉल होता है दोस्तों, और ऐसा लिखा होता है जिस पे आप क्लिक करोगे तो वो क्या हो जाता है, आपका वेब पेज रिलोड हो जाता है या रिफ्रेश हो जाता है। इसके अलावा इंटरनेट में दोस्तों आप जो है गूगल क्रोम वेब ब्राउजर का यूज़ कर रहे हैं तो वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए F5 की का भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे तो किसी वेबसाइट पर सूचना को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है।
किसी वेबसाइट पर सूचना को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोग्राम है। तो दोस्तों किसी भी वेबसाइट पर सूचना को देखने के लिए वेब ब्राउज़र प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे दोस्तों। वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए यूजर की सहायता करने वाले विशेषीकृत प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो बात करेंगे दोस्तों हम सर्च इंजन की। तो सर्च का मतलब होता है दोस्तों खोजना, और इंजन का मतलब होता है दोस्तों अभियंत्र। जैसे इंजीनियरिंग का मतलब होता है अभियांत्रिकी। जैसे दोस्तों गाड़ी का इंजन होता है 150 सीसी, 125 सीसी। तो दोस्तों 150 सीसी की जो पल्सर होती है उसका जो पिकअप होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और जो आप लोग HF डिलक्स चलाते हैं उसका जो इंजन होता है वो 129 के आसपास सीसी का होता है। तो दोस्तों जितने ज़्यादा सीसी का इंजन होता है उतनी ज़्यादा उसकी इंजन की दक्षता होती है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों जो आपके सर्च इंजन होते हैं वो भी एक प्रकार के मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पर खोजने में मदद करते हैं। तो वेब पेज पर इंफॉर्मेशन को लोकेट करने के लिए यूजर की सहायता करने वाले विशेषीकृत प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सर्च इंजन कहते हैं। मतलब कि जो ऐसे प्रोग्राम जिनकी सहायता से हम इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन को जल्दी से जल्दी ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा जो सर्च इंजन यूज़ किया जाता है वो है गूगल, बिंग, खोज, याहू, ये सारे सर्च इंजन है दोस्तों। तो बात करेंगे हम गूगल की, तो गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी दोस्तों, और ये सर्च इंजन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बात करते हैं दोस्तों आगे हम वह सर्च इंजन जो इन्फॉर्मेशन के लिए कई सर्च इंजनों को लगातार रिक्वेस्ट भेजता है और रिजल्ट को कंपाइल करता है। वह सर्च इंजन जो इन्फॉर्मेशन के लिए कई सर्च इंजनों को लगातार रिक्वेस्ट भेजता है और उस रिजल्ट को कंपाइल करता है। तो ऐसा सर्च इंजन जो होता है दोस्तों वो मेटा सर्च इंजन कहलाता है। तो मेटा का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हमको ये समझना जरूरी। तो मेटा का मतलब होता है दोस्तों बहु। मेटा का मतलब होता है बहुत सारे सर्च इंजनों को जब एक साथ लिंक कर दिया जाता है तो उसे मेटा सर्च इंजन कहा जाता है दोस्तों। मतलब कि आपके पास एक सर्च इंजन रहेगा, आप उस सर्च इंजन में कोई इन्फॉर्मेशन को सर्च करोगे, अगर उस सर्च इंजन के पास वो जानकारी नहीं है तो वो सर्च इंजन दूसरे सर्च इंजन की हेल्प लेके आपसे मतलब कि सिमिलर रिजल्ट्स को आपके सामने शो करेगा। मतलब कि मेटा सर्च इंजन इज मोर इफिशियंट लाइक ए सिंपल सर्च इंजन दोस्तों। तो इसका मतलब यह है कि मेटा सर्च इंजन जो होता है वो बहुत सारे सर्च इंजनों को लेकर चलता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो दूसरे सर्च इंजन की हेल्प ले सके। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा आदि उदाहरण है। तो ये सारे जो हैं दोस्तों वेब ब्राउजर के उदाहरण हैं। मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, यूसी ब्राउजर भी एक वेब ब्राउजर है और वर्तमान समय में वो चाइना का वेब ब्राउजर होने के कारण भारत सरकार ने उसमें बैन लगा दिया है दोस्तों। वो आपको अब प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट पर आते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग करते हुए वेब पेज और इंटरनेट को एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है। मतलब कि जीयूआई क्या है? यहाँ पे जीयूआई का पूरा नाम कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। जीयूआई का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब भी हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो कंप्यूटर को हमें कोई कमांड देना होता है तो हम किसी भी आइकॉन पर क्लिक करके उसे कॉपी पेस्ट या कट कर सकते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर में विभिन्न चित्रों के माध्यम से कम्युनिकेट करना ही ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये फैक्ट ये बोल रहा है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग करते हुए वेब पेज और इंटरनेट को एक्सेस करने की सुविधा कौन सा ब्राउजर प्रदान करता है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है दोस्तों, इसमें बहुत सारे आइकॉन बने होते हैं, बहुत सारे ग्राफिकल टूल्स होते हैं जिनकी सहायता से आप इंटरनेट को बहुत तेजी से एक्सेस कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार की जानकारी को इजीली सर्च कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों लोकप्रिय सर्च इंजन गूगल की उत्पत्ति गूगल शब्द से हुई है जिसका अर्थ है। तो दोस्तों मैंने कल आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था प्रीवियस वीडियो में कि एक संख्या जिसके बाद 100 शून्य हो उसे क्या कहते हैं? गूगल कहते हैं। गूगल क्या गोल? गूगल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों गूगल द्वारा विकसित वेब ब्राउजर है। तो गूगल के द्वारा दोस्तों एक वेब ब्राउजर डेवलप किया गया है जिसका नाम है गूगल क्रोम, जिसको आप बहुत ज़्यादा चलाते होंगे, आपके मोबाइल में भी होगा और इसमें बहुत सारे फीचर है, इसमें डाउनलोडिंग अच्छी होती है, बहुत अच्छा वेब ब्राउजर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब में ब्राउजर है। तो वर्ल्ड वाइड वेब में यानी कि डेटा के सुपर सेट में ब्राउजर क्या है? तो ब्राउजर जो होता है दोस्तों ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसीलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि ये सिर्फ जानकारियों को सर्च करने का काम करता है। इसके बाद में वेब ब्राउजिंग में भी मदद करता है और डाउनलोडिंग में भी मदद करता है। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों होम पेज किसी वेबसाइट का खाली स्थान है। तो वेब होम का मतलब होता है दोस्तों घर। तो किसी भी वेबसाइट का घर क्या होता है? घर मतलब कि पहला पन्ना। दोस्तों इंसान कितना भी ऊपर उड़ जाए, अमेरिका चले जाए, जापान चले जाए, कहीं भी चला जाए दोस्तों, लेकिन उसे एक दिन अपने घर आना ही पड़ता है। वर्तमान समय में तो ऐसी परिस्थितियां बनी है कि प्रकृति ने भी बहुत बुरी मार मारी है दोस्तों। लोग दिल्ली मुंबई से अपने गाँव में वापस लौट रहे हैं। क्यों लौट रहे हैं? क्योंकि दोस्तों घर तो घर ही होता है। तो दोस्तों किसी भी वेबसाइट का जो पहला पन्ना होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी भी वेबसाइट का जो पहला पन्ना होता है उसे होम पेज कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पे जाएंगे दोस्तों,
किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेजों को कहा जाता है। तो किसी भी वेबसाइट पर पाए जाने वाले सभी पेजों को वेब पेज कहा जाता है दोस्तों, जिन्हें डिजाइन करने के लिए HTML लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, जावास्क्रिप्ट का, ASP का, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है जिनका यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, इंटरनेट द्वारा सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है। मतलब कि क्या है, अपने पास इंटरनेट है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा इंटरनेट है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, सर्वर, ये सर्वर है। अब यहाँ से जानकारी हमको कहाँ चाहिए, आपके कंप्यूटर पर चाहिए। तो इंटरनेट की सहायता से सर्वर की जानकारी को आपके कंप्यूटर पर क्या करना, प्राप्त करना, क्या कहलाता है दोस्तों, डाउनलोड कहलाता है। क्या कहलाता है, डाउनलोड कहलाता है। डाउनलोड के बारे में मैंने आपको बताया है। इसको मैं एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल डेमो के द्वारा बताता हूं दोस्तों। जैसे मान लो कि आपका छत वाला घर है दोस्तों, छत के ऊपर क्या रखी है, टंकी रखी है। टंकी मान लो सर्वर है, आप बाथरूम में नहा रहे हो तो आपको पानी कहाँ से आएगा, ऊपर की टंकी से आएगा। तो पानी क्या हो रहा है, नीचे लोड हो रहा है, नीचे आ रहा है, डाउनलोड हो रहा है। और दोस्तों अपलोड का मतलब तो मालूम है, घर के ऊपर की टंकी अगर खाली हो गई तो घर की बोरवेल चालू कर दो और मोटर चालू करके ऊपर की टंकी भर दो, वो अपलोड हो गया। ऊपर लोड किए कि नहीं आपने पानी को, ऊपर भरे ना पानी, तो वो अपलोड हो गया। और डाउनलोड मतलब ऊपर का पानी नीचे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, एक ही ब्राउजर विंडो में एक साथ कई वेब पेज खोलने की सुविधा प्रदान करता है। तो दोस्तों जब आप किसी वेब ब्राउजर को चलाएंगे तो उसमें ऊपर में टाइटल बार के नीचे में एक टैब रो होती है, जिसमें आप मल्टीपल वेब पेजेस को एक साथ खोल सकते हैं, मल्टीपल टैब्स खोल सकते हैं, उसे टैब रो कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, एक सॉफ्टवेयर जो यूजर को इंटरनेट सर्फ करने देता है कहलाता है। तो दोस्तों वह सॉफ्टवेयर जो यूजर को इंटरनेट में जानकारियों को खोजने में मदद करता है वो कहलाता है आपका सर्च इंजन। तो सर्च इंजन तो आपको पता ही है दोस्तों, सबसे फेमस सर्च इंजन गूगल दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। किसी वेब पेज पर जाने के लिए उस वेब पेज का URL टाइप करते हैं। तो कहाँ टाइप करते हैं दोस्तों, ब्राउजर के एड्रेस बार पर, जिसको URL बॉक्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, एक सर्च इंजन सर्च के परिणामों की सूची प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं, तो सर्च के जो भी परिणाम होते हैं दोस्तों उसे हिट्स कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, हिट्स का मतलब होता है दोस्तों प्रसिद्ध, ठीक है दोस्तों। बोलते हैं कि कोई गाना हिट हो गया मतलब कि वो प्रसिद्ध हो गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, ब्राउजर पर किसी टैब को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो Ctrl+W जो होती है दोस्तों, वो ऐसी शॉर्टकट की होती है जिसका उपयोग जो है इंटरनेट में ब्राउजर पर किसी टैब को बंद करने के लिए किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। तो एक कंप्यूटर जिससे यूजर कंप्यूटर इंटरनेट सेवा प्राप्त करने के लिए जुड़ते हैं कहलाता है। तो दोस्तों इंटरनेट में वह कंप्यूटर जिससे यूजर इंटरनेट से सेवा प्राप्त करने, तो सेवा देने वाला कौन है, सेवा किससे प्राप्त करेंगे, जो सेवा देता है। तो सेवा कौन देता है, सर्विस कौन देता है, सर्वर देता है, तो सर्वर होगा दोस्तों इसका। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, एक केंद्रीय कंप्यूटर जो अन्य पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन या अन्य कंप्यूटरों का डेटा स्टोर करता है क्या कहलाता है। तो दोस्तों वह केंद्रीय कंप्यूटर जो अन्य पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन व अन्य कंप्यूटरों का डेटा स्टोर करता है, मतलब कि डेटा को मैनेज करने का काम करता है। तो ये काम तो सर्वर ही कर सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। तो नेक्स्ट फैक्ट है, किसी नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। तो किसी भी नेटवर्क में दोस्तों दो प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। मैंने आपको बताया है कि इंटरनेट क्लाइंट सर्वर मॉडल पे कार्य करता है। एक कंप्यूटर जो होता है वो मेन कंप्यूटर होता है, उससे लाखों हजारों कंप्यूटर जुड़े होते हैं। तो दोस्तों इस नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन होता है, सर्वर होता है, आपको मैंने कई बार बताया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट पर, किसी फाइल का इंटरनेट से जुड़े एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर स्थानांतरण क्या कहलाता है। तो दोस्तों जब आप एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थानांतरित करते हैं तो दूसरे कंप्यूटर पर उस फाइल को चलाने से पहले उसे डाउनलोड करना पड़ता है, तो इस प्रक्रिया को डाउनलोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्लाइंट कंप्यूटर क्या होता है। तो दोस्तों क्लाइंट कंप्यूटर जो होता है, इसको देखते हैं दोस्तों कि क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्लाइंट कंप्यूटर सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध भेजता है। क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया दोस्तों कि सारी जानकारी कहाँ पाई जाती है, सर्वर में पाई जाती है। तो क्लाइंट कंप्यूटर किसी भी जानकारी के लिए किसको रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर को भेजता है। क्लाइंट किसको रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर को। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, पीडीएफ का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों जो मैं आपको ये वीडियो पढ़ा रहा हूँ तो ये मैंने पीडीएफ क्रिएट किया है। तो इस पीडीएफ का पूरा नाम होता है दोस्तों पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल का मतलब होता है दोस्तों कि वाहन, पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, वाहन। मतलब इस पीडीएफ को मैं इजीली एक व्यक्ति यानी लोगों को फॉरवर्ड कर सकता हूँ।
इसके यानी ये इजीली है, मतलब इसको शेयर करना बहुत ही आसान है क्योंकि ये कम साइज का हो जाता है। लेकिन अगर मैं अपनी बुक अगर किसी को दूंगा तो किस किस को दूंगा, लेकिन फोटो खींच के पीडीएफ को मल्टीपल लोगों को शेयर कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन IPv6 में एड्रेस की लंबाई होती है। तो दोस्तों मैंने आपको कल प्रीवियस वीडियो में बताया है कि IP एड्रेस के 2 वर्जन होते हैं। एक होता है IPv4, ये 32 बिट का होता है जिसमें बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज़ किया जाता है, और एक होता है IPv6, तो ये जो होता है दोस्तों ये एडवांस वर्जन है, ये 128 बिट यानी कि 16 बाइट का होता है। और आपको पता है कि 1 बाइट में 8 बिट होते हैं और ये 4 बाइट का होता है दोस्तों। तो इस तरह से जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 में IPv6 में जो आपका IP एड्रेस होता है उसकी लंबाई 128 बिट होती है। इसमें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का यूज़ किया जाता है और प्रत्येक ऑक्टेट के बीच 2 बिंदु कॉलन का यूज़ किया जाता है, और IPv4 में सिंगल डॉट का यूज़ किया जाता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर एक अद्वितीय 4 भाग की स्ट्रिंग द्वारा पहचाना जाता है, किसे कहते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर एक अद्वितीय, एक यूनिक 4 भाग की स्ट्रिंग द्वारा पहचाना जाता है, मतलब कि एक ऐसा एड्रेस होता है जो 4 भाग होता है। तो दोस्तों आपको मैंने बताया जैसे 120, 100, 95.60, तो ये क्या है दोस्तों, ये एक IP एड्रेस है। तो IP एड्रेस जो होता है दोस्तों ये 4 भाग में बटा होता है। प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं या ऑक्टेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, ऑक्टेट कहते हैं। तो IPv4 जो होता है वो 4 ऑक्टेट से मिलकर बना होता है। प्रत्येक ऑक्टेट के नंबर को हम बाइनरी नंबर सिस्टम में भी लिख सकते हैं, और इनका जो साइज होता है 1 बाइट होता है, और IPv4 का जो साइज होता है 4 बाइट होता है, मतलब कि ये जो होता है 8 बिट के बराबर होता है एक ऑक्टेट। तो इस तरह से दोस्तों IP एड्रेस होता है, और IP एड्रेस जो होता है इसी के द्वारा हम इंटरनेट में किसी भी कंप्यूटर को अद्वितीय रूप से पहचान सकते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पे जाएंगे दोस्तों। मैं बीच में थोड़ा रुकना चाहूँगा दोस्तों। एक्चुअल में क्या है, आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है दोस्तों, क्योंकि मेरे पास देखो दोस्तों मुझे बहुत कुछ पता है इंटरनेट के बारे में। मैं नहीं जानता कि आप देखने वाले कितना जानते हैं। तो आप जो है अपने मेरे वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताएं कि सर आप कुछ ज़्यादा ही बता रहे हो या थोड़ा कम बता रहे हो या हमको समझ नहीं आ रहा है। और दोस्तों अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे मतलब कि कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसे लग रहे हैं मेरे वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं। वह प्रोग्राम जिस पर किसी कीवर्ड को टाइप कर अन्य वेबसाइट को ढूंढने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इंटरनेट पर वह प्रोग्राम क्या कहलाता है जिसमें हम अन्य वेबसाइट को ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों इंटरनेट पे ऐसे प्रोग्राम को सर्च इंजन कहा जाता है जिसमें हम किसी भी वेबसाइट का कीवर्ड को टाइप कर सकते हैं या वेबसाइट के पूरे पते को टाइप कर सकते हैं और उसको ढूंढ सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, इंटरनेट है। तो इंटरनेट क्या है दोस्तों, विभिन्न नेटवर्कों का विशाल समूह है। तो मैंने इंटरनेट के डेफिनेशन आपको पहले वीडियो में बताया है कि द कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क इज नोन एज इंटरनेट, या द कलेक्शन ऑफ 2 or more than 2 नेटवर्क से इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स इज नोन एज इंटरनेट, एंड मेनी डेफिनेशंस आर अवेलेबल इन माय माइंड। दोस्तों बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती है दोस्तों इंटरनेट की जो मेरे दिमाग में है, मैं आपको मल्टीपल तरीकों से बता सकता हूँ। अब आपको क्या समझ में आता है मुझे नहीं पता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंटरनेट से संबंधित होस्ट शब्द का अर्थ है। तो दोस्तों होस्ट का मतलब होता है मेजबान। तो दोस्तों जब भारत में मैच होते हैं क्रिकेट के, जब भारत में वर्ल्ड कप हुआ था 2005 में, तो दोस्तों भारत क्या था, मेजबान था। तो दोस्तों मेजबान जो होता है वो सारी चीज़ों को मैनेज करता है। वैसे ही इंटरनेट में भी क्या होता है, मेजबान कंप्यूटर होता है, होस्ट कंप्यूटर होता है, यानी कि सर्वर कंप्यूटर होता है जिससे बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, और सर्वर कंप्यूटर सारे कंप्यूटर को मैनेज करता है, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को संभालता है और अन्य कंप्यूटर को जानकारियां उपलब्ध करवाता है और इंटरनेट में नेटवर्क की प्रॉब्लमों को भी सुलझाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक वेबसाइट कलेक्शन है। तो वेबसाइट की मैंने आपको डेफिनेशन पहले ही बता दिया है दोस्तों। वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ मेनी वेब पेजेस दैट्स आल्सो कंटेंड मेनी ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन, ऑडियो इंफॉर्मेशन, वीडियो इंफॉर्मेशन एंड मल्टीपल रिकॉर्ड्स। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो वेबसाइट का कलेक्शन है, वेब पेज का कलेक्शन है। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी या प्रथम या मेन पेज को कहा जाता है। तो दोस्तों किसी भी वेबसाइट के प्रथम पेज या मेन पेज को होम पेज कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोई वेबसाइट को एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। इंटरनेट से जुड़ा ऐसा कंप्यूटर जो एक स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटरों को वेब पेज भेज सकता है। तो दोस्तों इंटरनेट पर ऐसा कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटरों को के सॉफ्टवेयर को चलाता है और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर को वेब पेज भेज सकता है, मतलब कि वेब पेज को अवेलेबल करवा सकता है, तो ऐसा कंप्यूटर वेब सर्वर कहलाता है दोस्तों।
इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट है, सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो खालिस्तान से जुड़े हुए सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो खालिस्तान से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। तो दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करना, डेटा फाइल भेजना, वेब पेज उपलब्ध करवाना, ये सारे सर्वर के काम होते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, डेटा इंक्रिप्शन की प्रक्रिया को OSI मॉडल की किस लेवल पर निष्पादित किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे एक नया वर्ड आया, उसको समझना है, इनक्रिप्शन क्या होता है। तो इनक्रिप्शन का मतलब होता है दोस्तों, आप गूगल में जाके देख सकते हैं, विकिपीडिया में देख सकते हैं, हिंदखोज डिक्शनरी में देख सकते हैं और आपके डिक्शनरी में भी। इनक्रिप्शन का मतलब होता है दोस्तों किसी भी जानकारी को छुपाना, मतलब कि गूढ़ लेखन, कूट लेखन या जो भी होता है दोस्तों, गूढ़ लेखन या कूट लेखन, मतलब कि आपको जैसे मैंने बोला कि आई लाइक यू, तो आपने उसको क्या लिखा दोस्तों, स्टेनो की भाषा में स्टेनोग्राफी करके उसको आपने जो है शॉर्ट हैंड में लिख दिया, तो आपने क्या कर दिया, आई लाइक यू का इंक्रिप्शन कर दिया। तो दोस्तों उसे आप ही पढ़ पाओगे, कोई दूसरे तो पढ़ नहीं पाएगा। या मैं आपको कोई लेटर लिखता हूँ दोस्तों शॉर्ट हैंड में, आई लाइक यू, आई मिस यू, जो भी है, तो दोस्तों उसे आप ही पढ़ पाओगे, उसे मैं ही पढ़ पाऊंगा, मतलब कि जो व्यक्ति इंक्रिप्शन करेगा वही पढ़ पाएगा। तो दोस्तों ये क्या होता है, स्टेनोग्राफी, मतलब कि आपने जो भी चीज़ों को लिखा है उसको छुपाने की प्रक्रिया को इंक्रिप्शन कहा जाता है। वैसे कंप्यूटर में भी इंक्रिप्शन होता है दोस्तों, बहुत सारी फाइलें होती है जिसको यूजर इंक्रिप्ट करके रखता है ताकि वो खुद ही उसको डिकोड कर सके, बाकी कोई व्यक्ति उसको ना पढ़ सके। तो दोस्तों ये होता है इंक्रिप्शन। तो OSI मॉडल में OSI मॉडल क्या होता है दोस्तों, एक्चुअल में नेटवर्किंग का एक मॉडल होता है OSI मॉडल, जिसके माध्यम से हम डिजिटल डेटा कम्युनिकेशन को समझ सकते हैं। तो OSI मॉडल जो होता है दोस्तों, ये मेनली विश्व में लाखों करोड़ों वर्सेटाइल टाइप के कंप्यूटर होते हैं जो एक दूसरे को डेटा कम्युनिकेट करते हैं, तो उनके बीच में बहुत सारे रूल्स को फॉलो करते हैं। तो उन रूल्स को समझने के लिए और डेटा कम्युनिकेशन टेक्निक को सिंप्लीफाई करने के लिए 1972 में दोस्तों ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने एक 7 लेयर का मॉडल रिप्रेजेंट किया था जिसे OSI मॉडल कहा जाता है। OSI मॉडल का पूरा नाम जो होता है दोस्तों ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल होता है। ये 7 लेयर मॉडल होता है, जिसकी पहली लेयर फिजिकल लेयर, दूसरी लेयर डेटा लिंक लेयर, तीसरी लेयर नेटवर्क लेयर, चौथी लेयर, पहली लेयर होती है दोस्तों फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो दोस्तों इसमें जो 6वें नंबर की लेयर होती है दोस्तों उसे कहा जाता है प्रेजेंटेशन लेयर, जिसमें इंक्रिप्शन का काम होता है दोस्तों। इंक्रिप्शन मतलब कि जो भेजा जा रहा डेटा होता है उसे बीच में कोई व्यक्ति हैक करके डिकोड ना कर सके, इसीलिए प्रेजेंटेशन लेयर में दोस्तों इंक्रिप्शन टेक्निक का यूज़ किया जाता है। और ये इंक्रिप्शन टेक्निक जो होती है मैं आपको कभी डिटेल में पढ़ाऊंगा नेटवर्क सिक्योरिटी में। तो दोस्तों बात करते हैं हम इंक्रिप्शन टेक्निक की। तो ये डेटा की इंक्रिप्शन मतलब कि डेटा को कोडेड करने की जो प्रक्रिया है वो OSI मॉडल की किस लेयर पर की जाती है। तो दोस्तों ये जो है प्रेजेंटेशन लेयर पर की जाती है। तो मैं आपको OSI मॉडल पूरा पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों, वो बाद की वीडियो में मैं कभी आपको फुर्सत में बताऊंगा, अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट है, अधिकांश वेबसाइट में एक मुख्य पृष्ठ होता है जो बाकी वेब पेज के लिए द्वार का काम करता है, इसे कहते हैं। तो दोस्तों अधिकांश वेबसाइट में एक मुख्य पेज होता है जो बाकी वेब पेज के लिए द्वार का काम करता है, उसे कहते हैं दोस्तों होम पेज। तो मैं अब आपको थोड़ी सी होम पेज की क्या बताऊंगा दोस्तों, डेफिनेशन बताऊंगा। तो कैसी डेफिनेशन बताऊंगा, ध्यान से देखना दोस्तों। होम पेज, तो होम पेज जो होता है दोस्तों वो किसी भी वेबसाइट का क्या होता है, इंडेक्स पेज होता है, मतलब कि पहला पेज होता है जो क्या करता है उस वेबसाइट के अंदर कौन से पेज पे कौन सा कंटेंट रखा गया है इस बात की जानकारी देता है। जैसे दोस्तों आप कोई नई बुक परचेस करते हैं तो उसमें जो फर्स्ट सेकंड पन्ने में जो सिलेबस दिया होता है दोस्तों और उसके बाजू में पेज नंबर दिया होता है कि इस पेज पे ये इन्फॉर्मेशन है, इस पेज पे ये इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि एक इंडेक्स इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों उसी तरह किसी भी वेबसाइट का जो होम पेज डिजाइन किया जाता है तो उसमें इंडेक्स इन्फॉर्मेशन को रखा जाता है, जो कि बाकी वेबसाइट पूरे वेबसाइट की जानकारी दे देता है कि कौन से पेज पर कौन सी जानकारी को रखा गया है। तो इसे दोस्तों इंडेक्स या होम पेज कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है, नेटवर्क का समूह जिसमें विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा आपस में जोड़ा जाता है कहलाता है। तो दोस्तों इंटरनेट पर दोस्तों विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा आपस में जोड़ा जाता है, तो नेटवर्कों का समूह जो है वो इंटरनेट कहलाता है। इसके बाद में दोस्तों हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर। तो नेक्स्ट फैक्ट है, नेटवर्कों का समूह जिसमें विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा आपस में जोड़ा जाता है इंटरनेट कहलाता है दोस्तों। तो इंटरनेट जो होता है वो विभिन्न नेटवर्कों का समूह होता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, इंटरनेट है तो एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क जिसका प्रयोग डेटा व सूचना स्थानांतरण में किया जाता है। तो मैंने आपको दोस्तों इंटरनेट की डेफिनेशन कई बार बताया है कि इंटरनेट इज ए इंटरनेशनल नेटवर्क विच आर यूज्ड फॉर डेटा एंड इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, नेटवर्क पर एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने के लिए कंप्यूटर उपयोग करता है। तो दोस्तों नेटवर्क पर एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने के लिए कंप्यूटर उपयोग करता है, तो दोस्तों वो करता है प्रोटोकॉल का यूज। जैसे मैं बात करूं दोस्तों, अगर मुझे अपने दोस्त से बात करना है, जैसे दोस्तों मेरा एक दोस्त है सिवनी में रहता है वो,
आकाश भिलावे कुरई में। तो दोस्तों अगर मुझे उससे बात करना है तो दोस्तों मैं इंटरनेट पे क्या करूंगा, एफबी खोलूंगा। तो एफबी को मुझे चलाने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ करना पड़ेगा, तो दोस्तों नेट को चलाने के लिए मानक प्रोटोकॉल सबसे पहले तो टीसीपी आईपी का यूज़ करूंगा। टीसीपी आईपी से मैं क्या करूंगा, रिक्वेस्ट भेजूंगा दोस्तों अपने वेब ब्राउज़र से, गूगल की वेबसाइट को खोलूंगा, गूगल की वेबसाइट से फेसबुक पे जाऊंगा, फेसबुक खोलूंगा। उसके बाद दोस्तों मैं अपनी फेसबुक आईडी में लॉगिन करूंगा। उसके बाद में मैं जब उसे मैसेज भेजूंगा दोस्तों तो वो टीसीपी प्रोटोकॉल की सहायता से, टीसीपी बोल रहा हूँ, एफटीपी प्रोटोकॉल की सहायता से फाइल ट्रांसफर हो जाएगी, मेरा टेस्ट मैसेज उस तक पहुंच जाएगा दोस्तों। तो इस तरह मैं डेटा कम्युनिकेशन कर सकता हूं दोस्तों। तो नेटवर्क पर डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, नेटवर्क पर एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। ये तो मैंने आपको एक सिंपल उदाहरण बताया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, कौन सा संचार प्रोटोकॉल वेब आधारित सूचना प्राप्त करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर के लिए मानक निर्धारित करता है, तो दोस्तों एचटीटीपी प्रोटोकॉल जो होता है वो वेब आधारित सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक कंप्यूटर के लिए मानक निर्धारित करता है। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, इसे वेब भी कहा जाता है जिसमें करोड़ों डॉक्यूमेंट होते हैं। तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है ये विश्व के लाखों करोड़ों कंप्यूटरों को आपस में हाइपरलिंक के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। और WWW जो होता है वो सूचनाओं का सुपरसेट होता है जिसमें बहुत बड़ा डेटाबेस होता है, और इसे दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है, जिसे कि 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने डेवलप किया था। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, किसी अन्य दस्तावेज या वेब पेज जिस पर संबंधित सूचना स्थित है से जुड़ना कहलाता है। तो दोस्तों वेब पेज पर जो भी इंफॉर्मेशन होती है, नीले कलर के वर्ड होते हैं जिन पर क्लिक करने पर नया वेब पेज खुलता है, उन्हें हाइपरलिंक कहा जाता है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ दोस्तों, WWW कब डेवलप हुआ, तो ये बुक में दिया है 1989, लेकिन दोस्तों ये 1989-90 में डेवलप हुआ था, जिसे टिम बर्नर्स-ली ने डेवलप किया था। कुछ बुक में 1990 भी दिया है, कुछ बुक में 1990 भी दिया है। तो ये दोनों सन को आपको बिल्कुल रट लेना है दोस्तों। अब नेक्स्ट फैक्ट पे जाते हैं। तो नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, इससे जुड़े शब्द या चित्र पर माउस पॉइंटर को ले जाने पर उसका आकार हाथ के आकार का हो जाता है। तो ये भी जानकारी मैंने आपको पहले दे चुका है दोस्तों। जब भी आप किसी वेब पेज पर विजिट करते हैं और आप किसी नीले कलर के हाइपर टेक्स्ट पर माउस का कर्सर ले जाते हैं तो वो पंजे के निशान में बदल जाता है। इस पंजे के निशान को हाइपरलिंक कहा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है, सर्च इंजन को अधिक सूचना देकर छोटा या अधिक उपयोगी सर्च रिजल्ट प्राप्त करना कहलाता है। तो दोस्तों सर्च को रिफाइन करना। तो दोस्तों जब आप सर्च इंजन को अधिक सूचना देकर छोटा तथा अधिक उपयोगी सर्च रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे बोलते हैं रिफाइन करना। तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों, जैसे हम ऑयल रिफाइनरी जो होती है दोस्तों, जब कच्चे पेट्रोलियम तेल को मुंबई में जहाँ भी भारत में दोस्तों पेट्रोलियम ऑयल के कुएं हैं, वहाँ पर दोस्तों जब आसाम में जब ये कच्चे पेट्रोलियम को निकाला जाता है दोस्तों, तो वहाँ पे ऑयल की रिफाइनरी की जाती है। मतलब उससे विभिन्न टेम्परेचर पर पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन करके उससे क्या किया जाता है, हर प्रकार के प्रोडक्ट को अलग अलग किया जाता है दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से सर्च इंजन भी जो होता है आपके सर्च रिजल्ट को, अधिक सर्च रिजल्ट को देकर के उपयोगी जानकारी को रिट्राइवल किया जाता है दोस्तों। तो इस तरह मेरा वीडियो कंप्लीट हुआ। तो मैं था आपका दोस्त प्रवीण कुमार बागड़े, और आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं आप अपनी कमेंट के द्वारा हमें राय दे सकते हैं दोस्तों। मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, तो दोस्तों आपको भी अपना इंटरप्रेटर तैयार रखना है। जैसे ही मैं बोलता हूँ आपका दिमाग उसे प्रोसेस करना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़ दोस्तों।